और लास्टली एक सर्वे आया है जो लेबर फोर्स के हवाले से, इसने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसमें 0.8% इजाफा होकर 7.1% पर पहुँच गई है। वैसे तो ये बज़ाते ख़ुद नंबर बहुत अलार्मिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत अंडरस्टेटेड नंबर है ये। मैं सारी उम्र इकॉनमी पे रिपोर्ट करता रहा हूँ, पिछले 5 सालों में जितनी मैंने अब तरी पाकिस्तान की इकॉनमी में होती देखी है तेज़ रफ्तारी के साथ, वैसे 30-35 सालों से हमारा डाउनवर्ड ही ट्रेंड है, हम कभी ऊपर की तरफ आए नहीं है। एक साल समझने लगते हैं तो 2 साल फिर नीचे को लुढ़क जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये वर्स्ट पॉसिबल जो सिनारियो है ये वो है। आपके पढ़े लिखे जो बच्चे, माँ बाप सारी उम्र लगा कर, पूरे पाकिस्तान में शायद साउथ एशिया सारे में कुछ ऐसा ही रुझान है कि माँ बाप सारी उम्र 2 चीज़ों पे ही लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में और एक अपना घर बनाने में। और इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों काम मुमकिन नहीं है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना वो अपना घर बना सकते हैं। और जो सारा कुछ लगा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती। तो ये 7.1% नंबर बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर सेनेट और नेशनल असम्बली को बहस करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, लेकिन ये नंबर ख़ुद इसके दुरुस्त होने पे भी मेरे डाउट्स हैं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो करंट लेवल है उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसको ऊपर करने के लिए कई तरीके होते हैं, वो इंजीनियर्ड नंबर निकाल लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी है, डोमेस्टिक वो जो अनपेड वर्कर्स होते हैं उसको ऊपर ले जाते हैं, देहातों के अंदर वो जो खेतों में काम करने के लिए अगर घर का कोई औरत या बच्चा मदद करता है तो उसको भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में डाल के तो ऊपर ले जाते हैं। तो मेरे उसके ऊपर थोड़े से खदशात हैं कि ये नंबर लार्जली अंडरस्टेटेड है। ख़ास तौर पर अगर ये देखा जाए कि पढ़े लिखे बच्चों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो वो अलार्मिंगली हाई लेवल होगा। उसी सबब पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी जॉब या कोई भी जॉब मैसर नहीं आती, तो वो फिर बच्चे पढ़ लिख कर तरीका ढूंढते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाए। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करने के साथ शुक्र है जनरल तारिक रशीद साहब है, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आप अगर वलीद साहब ये लेबर फोर्स सर्वे के हवाले से कमेंट कर सकें, जो इस वक्त सूरत हाल है, और ये लेबर फोर्स सर्वे बजाते खुद भी परेशानी का ही नंबर ज़ाहिर करता है, कोई अच्छा नंबर ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस नंबर को फर्दर एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, मेरे से आप क्या तवक्को करेंगे, मैं इसको किससे तशबीह दूँ इन आदाद शुमार को? फॉर्म 47 जहाँ वो वहाँ नंबर ऊपर नीचे होते हैं, एक हज़ार को 10,000 बना दिया जाता है, 10,000 को 1 लाख बना दिया जाता है। 100 पोलिंग स्टेशनों में 9% टर्नआउट है, अगले 150 पोलिंग स्टेशन में 30% टर्नआउट है, उससे अगले 200 पोलिंग स्टेशनों के अंदर 70% टर्नआउट है। जब इस तरह की फिगर्स जो हैं हमारी स्टेट मशीनरी प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये तो छोटा सा मतलब मामला है, दायां बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं तो नंबर्स ही है ना, किस चीज के बारे में है, मैं तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि नंबरों को इधर से उधर करना नंबरों को इधर से उधर करना। आपको पता है ना, आप यकीनन आप जानते होंगे कि ब्राजील के एक सदर को जेल हो गया था, खातून थी गालिबन, वो कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे करने के ऊपर ही उनको जेल जाना पड़ा था। ये पिछले इसी 8-10 साल की बात है, वन एग्जाम्पल। और दूसरा उसके अलावा आई थिंक इसको आप देखें उस तनाजुर में भी कि ये जो IMF की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, करप्शन वाली, बिल्कुल करप्शन वाली, ये भी अक्कासी करती है एक पूरी स्टेट सेटअप के बारे में, और किस तरह से एक मतलब एलीट कैप्चर के ही बारे में उसने मुसलसल वो उसी के ऊपर उसका इशारा होता है। और चले उसमें नंबर्स की फजिंग का इतना तो जिक्र मैंने नहीं देखा इस वाली रिपोर्ट में, कहीं और उसका जो जिक्र जो है वो आता रहा है, लेकिन यहाँ बातें बड़ी हैरान कुन है। अब जिस तरह कह रहे हैं ना, ये आप अनएम्प्लॉयमेंट वाले नंबर पे ये इनफॉर्मल सेक्टर को उन्होंने बीच में डाल दिया है, अनपेड वर्कर्स को अंदर होता है, लेकिन आप उसको बड़े आसानी के साथ नंबर को टेम्पर करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सूरत हाल अर्बन एरियाज के अंदर है, इट इज़ परहैप्स द वर्स्ट वन जो मुझे रिसेंट पास्ट मैंने देखी है। मेरी अर्ज तो यही है कि जी हमारे रियासती निज़ाम की तो अब तलाई तमगे की मुस्तहक बन गई है ना नंबरों की मैनिपुलेशन में, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 8 फरवरी का इलेक्शन है, और अब ज़िमनी इंतखाब उसी का तसलसल है। आप किसी एक तो तज्जिया निगारों की कहते हैं ना, जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, आज का डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें, हॉलो विक्ट्री उसको कहा हुआ है। या आप उसके अलावा तज्जिए देख लें, 8 फरवरी के तज्जिया, 9-10 फरवरी की दुनिया की हुकूमतों के ऐलान जो हैं वो सुन लें कि क्या थे, उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट तो लीक करके आ गई, EU की नहीं आई, उन्होंने दबा के इसलिए रखी हुई है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मशरूत रखा हुआ था कि आप हमें देंगे और हम चाहेंगे रिलीज करेंगे, हम आप नहीं रिलीज कर सकते। तो वो अभी तक ढकी छुपी हुई है। और तमाम दुनिया के तरफ से जो बयानात आए थे उस मौके पर भी वो ये थे कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सेटल किया जाएगा जो भी कुछ हुआ है। अब ये 28वीं और 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अब कोई तवक्को हो सकती है
कि ये तो 26वीं 27वीं तरमीम में ये तो 2-3 इस्लामाबाद के हलकों का ही तलब कर लिया था जब रिकॉर्ड, तो जजेस की ट्रांसफर और वो पोस्टिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया, हाई कोर्ट जजेस की। तो मैं ये सिर्फ आपको एक पूरा एक रियासती निज़ाम और उसके एक सिस्टम और उसकी एक सोच की बात जो है अर्ज कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में IMF की रिपोर्ट की एक बात काबिल ज़िक्र बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि क्या है, उन्होंने मेरे ख्याल में नंबर, इफ़ आई एम नॉट रिमेंबरिंग इनकरेक्टली, 75% हमारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट आमदन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान के गरीब लोगों में पड़ता है, और ये एलीट जो है वो इसको एंजॉय कर रही है अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम सॉरी जी, ये सारा मैं मतलब इस बात के ऊपर जो है आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात की, मैं उसको टोटल इसके मजमूई तौर पे मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये सारा सेटअप है। अच्छा जनरल साहब, आप इकॉनमी आपका एरिया नहीं होगा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना, जैसे लेबर फोर्स का नंबर है, इसी तरह अभी चंद दिनों के अंदर आई थिंक 3-4 हफ्तों के अंदर एक और सर्वे आएगा जिसको कहते हैं हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे। बिल्कुल। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसकी बुनियाद के ऊपर आइंदा के लिए अपनी इक्तिसादी मनसूबाबंदी करते हैं। आपका जो नया एनुअल प्लान आता है, आप प्लान करते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको किस तरीके की ग्रोथ चाहिए जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके। तो अगर नंबर कोई हमने पहले से बेड़ागर करके रखा हो, जाली नंबर तैयार किया हो। अब मैं इकॉनमी कवर करता था ना, तो एक प्लानिंग कमीशन में बड़ा लतीफ़ा मशहूर होता था कि ये 30 जून के करीब बजट आने से पहले एक एनुअल प्लान की मीटिंग होती है जिसमें नंबर शंबर निकालते हैं ग्रोथ का कितना होगा। तो उसमें ये बहस ही हो रही होती थी कि इस दफ़ा नंबर की कटना जाए। ये नहीं थे एस्टिमेट करते कि ग्रोथ कितनी है, वो कहते थे क्या करना है, 5 तो उतने करना है कि 5 तो दल्ले रखना है। तो दिस इज़ रॉन्ग। बेसिकली हम अपने आप को धोखा देकर पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते, पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर कर देते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, We should be honest with ourselves. we should be honest with ourselves and also honest with our state. देखिए हम जहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान पाक नेशन, पाक धरती। सर ये नारों के और लिए ठीक है, अमल करने के लिए हम कुछ और हो जाते हैं, अमल करते हुए कुछ और हो जाते हैं ना। मतलब हज उम्रे तो करते हैं, चाहे हराम की कमाई से करें, वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो अल्लाह ने कहा कि भाई मैं आपकी 2 चीज़ें देखूंगा, आपका दिल देखूंगा क्योंकि दिलों में मैं रहता हूँ, और आपके अमल देखूंगा। और 2 फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने हमारे कंधों में बिठाए हुए हैं, वो ज़रा सुस्ती नहीं करते। आप देखें सूरज रोज़ निकलता है, अपने हिसाब से गुरूब हो रहा है, और कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान की खिदमत के लिए लगा दी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बहैसियत पाकिस्तानी और स्पेशली मुस्लिम कि जो कहें सच कहें, और मुसलमान तो झूठ बोल ही नहीं सकता। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि फिगरों के क्या जैसे मर्जी आप मैनिपुलेट कर लें। देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया होगा। अब यहाँ से रिको दे का हम सुन रहे हैं, संदे का सुन रहे हैं, 5 हैं यहाँ दरिया हैं, दुनिया ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, 4 हमारे मौसम हैं, और बड़ी वाइब्रेंट आवाम है। और वो आवाम ऐसी है कि दहशतगर्दी की लानत में देखें कैसे साथ मिलकर अपने अफवाज के खड़ी हुई है। और मार का हक हो या 65 की वार हो, जो भी हो, देखिए आपने तो 6 गुना बड़े दुश्मन को हमेशा शिकस्त दी है। तो हमारे लीडरों को भी यही चाहिए कि अवाम का मफाद सामने रखें, सही फिगर्स लेकर आएँ। अगर फॉर्म 47 की बात होती है तो देखिए जजेस को चाहिए डिसीजन दें, इलेक्शन कमीशन को चाहिए उस पर फैसला करें। सही चाहिए वाली बात अगर हो जाए तो पाकिस्तान अब तक ना सही हो गया। और देखिए इसमें अकाउंटेबल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं समझता हूं जब तक हम चेक एंड बैलेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे और लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, तो देखिए पार्टियां एक दूसरे को अंडरमाइन करती रहती हैं। जिसकी हुकूमत होती है उस अपोजिशन को अंडरमाइन करती है, चाहे PTI के वक्त पे हमने देखा ये हुआ। अब हम देख रहे हैं जब अपोजिशन बात करती है तो उसको सुनना चाहिए, और कौमी मफाद के तहत, जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि मुझे एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से अजीज है, तो ये हमारा मोटो होना चाहिए। अवाम को सामने रख के पॉलिसीज बनाए तो देखिए दिनों में हमारा मुल्क चेंज। अब देखें सबसे हमारी 37,000 रुपए एक लेबर की तनख्वाह है, और जजेस की परफॉर्मेंस वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, और वो 3 से 4 मिलियन रुपए एक जज लेता है। सर तो देखिए ये हमें कम जो है ना 39,000 रुपया इस नए लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक। तो और अगर आप डॉलर टर्म्स में इसको कन्वर्ट करें ना, तो 5 सालों में इसमें भी कमी आ गई है बजाय बढ़ने के। अंदाजा करेंगे महंगाई आपकी यहाँ चलेगी, और तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, और हमें हर एक शख्स का मफाद उतना ही अजीज होना चाहिए या किसी प्रिविलेज बंदे का, और ये गैप कम होना चाहिए। और जो पॉलिसी बनाए उसमें अवाम को महवर बना के रखें। अब 104 रुपये पे डॉलर था, वो इसहाकदार को कहते थे 104 पे रोक के रखा हुआ है, तो उस वक्त ये कोई 35-36 हज़ार रुपये थी, तो कोई $350 बन जाती है जी। अब आपका 300 पौने 280-82 रुपये पे डॉलर है जी। तो अब आपकी 39,000 है, कोई $125 देखिए आप फिगर तो आपने लोगों को मजीद गरीब कर दिया। देखिए आप फिगर फजिंग ये देखें, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का जो बजट बनाने के लिए भी जब हमारे चंद जो थे लोग वेल प्लेस थे, कुछ रियासतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, तो डॉलर 1 रुपए का जो था, 1 रुपए का $1 था तकरीबन। तो अब जब इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो रही है तो इतना गैप क्यों आ रहा है?
ये सारे फिगर्स की मैनिपुलेशन है। कॉमन सेंस तो उसको बात को उसको समझ ही नहीं आती। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले 28वीं तरमीम का ही आपसे पूछ लें। जी बिल्कुल सर, क्या करना चाहते हैं आप? NFC, वार्ड, नए सूबे, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, पॉपुलेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम, क्या करना चाहते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं 27वीं के टाइम पे भी डिस्कस हुई थी और मोर और लेस जो हैं चीज़ें, ये कॉन्टूर्स जो हैं वो यही हैं, लेकिन हार्श रियलिटीज़ ये भी हैं। अगर आप देखें कि एक कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई है और ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, कौमी मफाद की चीज़ें हैं, किसी सियासी जमात के मफाद की बात नहीं हो रही यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं आपसे इतना ये ज़रूर कह दूँ कि 74-75 वोटें हैं हमारे बड़े इत्तेहादी की, और फ्रॉम द वेरी आउटसेट उनकी रजामंदी के बग़ैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बग़ैर किसी किस्म की तरमीम आप दोनों ऐवान में नहीं ला सकते। लेकिन उसके साथ साथ सर आप ला सकते हैं, बंदा तोड़ के आप तादाद पूरी कर लेते नहीं, मैं ये देखें, 1-2 वोटों की हो तो फिर आप कायल कर सकते हैं दूसरे बेंचेस से, और उनको कायल करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कायल आप कर सकते हैं जिस तरह ये 2 लोग कायल हुए। सर कायल की बजाय भी बड़े काम की चीज़ है। नहीं, कायल मैं तो कायल पे ही कारबंद हूँ, और कायल करने का बिल्कुल आप उनको अपने आर्ग्यूमेंट से, जिस तरह अबरो साहब की अगर आप तरफ इशारा कर रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ, और जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की वो इसलिए की क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो NFC को 28वीं का हिस्सा बनाएंगे। NFC का जो तरीकाकार, एक 18वीं आईनी तरमीम के अंदर एक शिक है कि सूबों का हिस्सा जितना आप दे चुके हैं उससे मजीद कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, वो आपको ऑल्टर करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डालनी पड़ेगी वो चीज़ को। उस बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आपने जो इशारा किया है जिस तरफ, वो आर्टिकल 160 सब आर्टिकल 3 की तरफ आपने किया है। जब आप एक दफ़ा जितने पैसे दे दिए उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा ही होंगे या उतने ही होंगे। लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमें किसी आईनी तरमीम में जाना ही ना पड़े, उसको NFC की मीटिंग में डिस्कस करके कम से कम यह है तमाम तर सूबे मिल बैठ के वफाक के साथ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सूबों की मजबूती की बात की जाए, सूबों की खुद मुख्तारी की बात की जाए, फिर साथ साथ आप वफाक को जो है वो मजबूत ना करें। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो आपको करना है और जो लाजमा मलजूम है। NFC की मीटिंग 2 दफ़ा पोस्टपोन हुई है, 2 दफ़ा शेड्यूल हुई, 2 दफ़ा पोस्टपोन हुई। उसके अंदर एक प्रपोजल यह है कि डेट सर्विसिंग और डिफेंस के ऊपर सूबे अपने अपने कुछ परसेंटेज तय कर लें और अपना हिस्सा देना शुरू कर दें, तो हम यहाँ से वो जो 57.2% रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो सूबों में चले जाएं, और इसी तरीके से AJK और GB को जो आप ग्रांट्स दे रहे हैं वो आप डिविजिबल पूल में डाल दें। तो ये अगर काम आप कर लें तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर सूबे खुद से तैयार हो जाए, ये बड़ा मुश्किल बात। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, और इसमें खाली सिर्फ ये बात नहीं है। मैं इससे एक हाथ आगे जाके आपसे ये भी कहता हूँ, ये भी आप इसके ऊपर ज़रा सोचिए कि PSDP की जितनी भी फंडिंग वफाक से होती है, क्या वो प्रोजेक्ट्स सारे इस्लामाबाद में होते हैं या वफाक में होते हैं? वो तो सूबों में होते हैं। वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स तो सूबों में लग रहे होते हैं। मुस्तफ़ीद तो देखें ना, तमाम तर पाकिस्तानी उन तमाम तर सूबों की आवाम हो रही होती है। कहने का मकसद ये है कि इसका कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म, और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे ले पर्सन को भी अगर ये नज़र आ रहा है कि जब वफाक को डेट सर्विसिंग करनी है, डिफेंस स्पेंडिंग करनी है, सोशल प्रोटेक्शन करनी है, PSDP के लिए करना है, तो कम से कम आप इस हवाले से तो देखें कि आप किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बैलेंसिंग एक्ट आपको करना ज़रूरी है इन हालात में, और वो नागुज़ीर होता जा रहा है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी मलिक साहब, तब तक हम किसी भी आईनी तरमीम की तरफ नहीं बढ़ सकते। कॉन्वर्सेशन ज़रूर शुरू हुई, वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, हमारे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी उन्होंने भी बात की, दीगर भी जमातें बात कर रही हैं। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो तय करना ज़रूरी है, वो हमें बैठ के करना पड़ेगा। 18वीं पे भी और नए सूबों पे भी आई थिंक उसका मेन्यू जो भी आप क्राफ्ट कर लें, लेकिन कॉन्टूर्स उसकी यही हैं, एजुकेशन, पॉपुलेशन, NFC, दीगर जो चीज़ें आपने मेंशन की। इसी हवाले से देखें, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वलीद साहब, इसके ऊपर क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए? आपकी जमात की एक पोजीशन इनको एडवांटेज करती है, वो पता नहीं है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। NFC के ऊपर आप पब्लिकली इस बात के हामी हैं कि उसको रिव्यू करना चाहिए। जी, और ख़ास तौर पे मैंने आपको आपके पिछले हफ्ते भी आपके शो पे ये अर्ज़ किया था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको बड़ी उलझन थी इस बात के ऊपर कि 57% जो है वो सूबे ले जाते हैं, और
53% तकरीबन वफाक के पास रहता है, और उसमें 43.8%। सॉरी ये बिल्कुल जी 43% जो है वो वफाक के पास रह जाता है, जिसमें डिफेंस और डेट सर्विसिंग सबसे सारे फहरिस्त हैं। और बिल्कुल उस वक्त ये बात दुरुस्त थी और आज भी उस असूलन ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप इशारा ये कर रहे हैं कि जी उसके हवाले से हम कोऑपरेट करें, मतलब आइन की जो 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए जो उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, जो उसकी इमैस्कुलेशन कर दी गई है, उसके बाद अब हमसे क्या तवक्को की जा सकती है। बल्कि आप अगर 26वीं तरमीम के बाद ही देखें, उस वक्त भी कोई बात शुरू हुई थी, ये आज से तकरीबन 1 साल पीछे चले जाएं, कि कोई गुफ्तो शनीद और वो सारा सिलसिला गवर्नमेंट और अपोजिशन का। तो उसमें अगर आपको याद हो उस वक्त हमने क्या शराइत रखी थी। हमारी शराइत ये थी 26वीं तरमीम वापस ली जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हो। नंबर 3 9 मई की इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हो। और नंबर 4 तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए बशमूल चेयरमैन इमरान खान के। तो ऐसे माहौल के अंदर असूलन हमारी पोजीशन कुछ भी हो, मतलब मैं समझता हूं पर्सनली कि जो आगे आने वाली तरामीम के बारे में अब ये सारा कुछ इसको ज़मी बोस करके आइन के पूरे ढांचे को, इसके पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को, इसमें इख्तियारात की तकसीम को मलियामेट करके, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस को नेस्तो नाबूद करने के बाद अगर आप बात करते हैं एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करना है, जिसको असूलन मैं समझता हूं कि पीटीआई उसको समझती है कि ये दुरुस्त है, इसको करने की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं कि जी सूबे ज़्यादा बनाए जाएं, इस पर पार्टी का मौक़िफ़ अभी इतना वाज़ेह मुझे नहीं है, लेकिन मैं खुद समझता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर एंड वट एवर कि ये एक मजबूत करता है फेडरेशन को अगर फेडरेटिंग यूनिट्स ज़्यादा हों, अब बशर्ते कि एथनो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन्स पे हो। तीसरा, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाना, हकीकी तौर पर मुअस्सर बनाना। ये तमाम चीज़ों पर असूलन मैं समझता हूं कि कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो चुका है, जिस तरह से हम कड़ाही में से आग में छलांग लगा चुके हैं, उसके बाद मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा अपनी पार्टी को। मेरा मशवरा मांगा गया अगर तो कभी भी नहीं कोऑपरेट करना चाहिए, एक ब्रेक, क्योंकि उसके पस मंजर में जो है वो उसकी वजह है।